नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में, एक और नए वीडियो में, जो कि आप सभी के लिए आपके चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूँ। ये दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट है आपके जॉब से रिलेटेड, यानी कि अब आपके 3000 के लगभग, यानी कि लगभग 3000 के करीब जॉब जो है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके हैं। उसका नोटिस जो है, शॉर्ट नोटिस अभी आ चुका है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट या डिटेल्ड नोटिस जो है वो आपका विद इन 1 वीक, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर या 2 से 4 दिन के अंदर ये जो है आपका डिटेल्ड नोटिस जो है इसको लेकर आ जाएगा। हम जो है यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जो है यहाँ पे जो आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि आपका ईपीएफओ के पहले भी अभी एक वैकेंसी निकले हुए थे, जिसके अंदर 500 के ऊपर, 500 पोस्ट से ज़्यादा पर जो है आपके वैकेंसी पर जॉब थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आता है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत सरकार के अंदर, उसके अंदर जो है 500 से ज़्यादा जो है जॉब थे। अच्छे खासे पोस्ट थी, अच्छे खासे ऑफिसर की पोस्ट थी। मेनली वहाँ पे पर्क भी बहुत अच्छे खासे थे, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। हालांकि उसके जो अब फॉर्म थे उन वो जो है 17 मार्च को जो है उनकी डेट क्लोज हो गई, यानी आप उनको 17 मार्च तक भर सकते थे। अब एक और नया नोटिस हमारे पास आया है सेम डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन पोस्ट अलग है। यहाँ पे दो तरह की पोस्ट होगी आपकी। एक आपकी स्टीनोग्राफर होगी। स्टीनोग्राफर आपको पता होगा, टाइपिंग वाला काम होता है और कुछ भी नहीं करना होता उसके अंदर, सिर्फ आपको देखकर या फिर जो भी आपको बोला जाता है उस तरीके से टाइप करना होता है। टाइपिंग का सिंपल वहाँ पे जो है फंडा रहता है, सिंपल टाइपिंग का काम करना है और कुछ नहीं करना। ये एक स्टीनोग्राफर का काम होता है। यहाँ पे आप मेन बात ये है आपकी, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या फिर किस तरीके से ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट है। तो ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी आपकी, मतलब कि यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। उस एग्ज़ाम के बाद आपको जो है यहाँ से जॉब मिल जाएगी आसानी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में। जिन दो पोस्ट के लिए मैं बात करने वाला हूँ, पोस्ट दो हैं, लेकिन जॉब जो है यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 2859, यानी कि 2859 यहाँ पे वैकेंसी रहेंगे। आपको इसका नोटिस जो है कुछ समय बाद जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो फॉर्म फिलिंग है वो आपके 27 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। 27 मार्च जो भी आएगा आपका 23 के अंदर, उस दिन से ये जो है स्टार्ट हो जाएंगे इनके फॉर्म फिलिंग, और उससे तब से जो है आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पूरा 1 मंथ का समय दिया गया है दोस्तों, हड़बड़ी नहीं करनी है। एक एक चीज़ देखकर, सब कुछ एलिजिबिलिटी और एक एक चीज़ देखकर आपको इसके लिए फॉर्म भरना है। मेन बात बता दूं आपको इसके अंदर जो है एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको जो है यहाँ पे जॉब ली जाएगी। ऐसा नहीं है बिना एग्ज़ाम के जॉब नहीं है ये, और एग्ज़ाम के बाद ही आपको जो है जॉब मिलेगी। हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं मेनली शॉर्ट में बात कर रहे हैं अभी हम कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सारा कुछ जो है, सारा प्रोसेस क्या रहेगा, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट नोटिस है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस नोटिस की हम बात करने वाले हैं अभी। जैसे कि मैं आपको डार्क करके दिखा देता हूँ इसमें, इसके अंदर जैसे देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये इस डिपार्टमेंट में हम बात करने वाले हैं अभी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर जो है बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ईपीएफओ मुख्य कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, भविष्य निधि भवन। इनका जो हेड ऑफिस है ईपीएफओ का वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका एड्रेस भविष्य निधि भवन 14 भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 1166 के अंदर इनका जो है वहाँ पे हेड ऑफिस है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश में आप वही चीज़ देख सकते हैं। वेबसाइट का एसेस भी दे रखा है यहाँ पे, आप इस वेबसाइट पर जाके भी ये नोटिस देख सकते हैं। हालांकि अभी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इस पोस्ट को लेकर वो अभी आना बाकी है। वो जो है विद इन 1 वीक जो है आपका आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी दिन आ सकता है। हम अब इसके अंदर बात कर लेते हैं आगे जो हमारा प्रोसेस है वो सब हम सारा कुछ जान लेते हैं इस नोटिस के अंदर है क्या। देखिए यहाँ पर जो मेन टॉपिक है हमारा नोटिस का वो है हमारा रिक्रूटमेंट को लेके टू द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टीनोग्राफर इन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ की आपको फुल फॉर्म बता दूं, मतलब पूरा नाम जो है ईपीएफओ का वो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपका काम होगा, ये गवर्नमेंट वर्क है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वर्क है कि आपको एक दिन का पैसा मिलेगा कि 2 दिन का मिलेगा। फिक्स्ड एक सैलरी रहती है, कितनी आपको जो है पे स्केल, मतलब इतना जो पैसा है वो आपको पर मंथ अगर बता दिया है तो इतना आपको
आपको मिलेगा ही, और जितने आवर्स होते हैं टाइम काम करने के उतने आवर्स आपको काम करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं आपके यहाँ पे काम करने के एम्प्लॉय के, वो भी जो है यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन बात बता दूँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटिंग, देख सकते हैं आप, फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड स्टीनोग्राफर इन द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि आपका ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर। तो उसके अंदर बोला जा रहा है यहाँ पे एक आपका दो पोस्ट के ऊपर, एक सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और एक स्टीनोग्राफर के अंदर, दोनों पोस्ट पर जो है यहाँ पे आपके लिए अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया जा रहा है, आपको न्योता दिया जा रहा है, यानी कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, कि आपको बुलाया जा रहा है कि आप यहाँ पे फॉर्म भरें आके और अपनी जॉब लें, जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट बट will have to apply and pay the examination fee separately for each post as provided in the detailed advertisement. The details of the essential qualification, number of vacancies, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, जो मैंने आपको बता भी दिया है, 2859 वैकेंसी हैं। एज लिमिट और स्केल ऑफ पे कि कितना आपको पैसा मिलेगा यहाँ पर काम करने का, वो सारा हम बात करने वाले हैं। वन बाय वन हम दोनों पोस्ट के लिए हम सारा कुछ समझ लेते हैं इसके अंदर। अब देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि ईपीएफओ के अंदर दो पोस्ट हैं, दोनों के नाम बता दिए आपको, इन पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए आप अगर चाह रहे हैं, कोई एप्लीकेंट चाह रहा है कि मेरे को सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी अप्लाई कर देता हूँ और स्टीनोग्राफर में भी अप्लाई कर देता हूँ, आपने देखा कि भाई मेरी एज लिमिट भी उसके अंदर आ रही है, ठीक है, कि मैं मतलब 18, जो इन्होंने बोला है 18 से 27 एज यहाँ पे आप देख रहे होंगे, या फिर जो भी इनका एज है उसके लिए आपने देखा कि मेरी एज दोनों के लिए एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल है दोनों के लिए, तो मैं क्यों ना दोनों के लिए अप्लाई कर दूं। तो ऐसे में आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। ये आप जानते होंगे कि एक पोस्ट के लिए अलग फीस है, दूसरी पोस्ट के लिए अलग फीस है, तो इस तरीके से दोनों पोस्ट के लिए आपको फीस पे करने पड़ेंगे अलग अलग, एक ही एप्लीकेशन के अंदर, मतलब एक ही एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप दोनों पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। हर एक स्टूडेंट अगर चाहे, मतलब हर एक इंसान, हर एक कैंडिडेट अगर ऐसा चाहता है कि वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करे तो वो कर सकता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के अंदर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ये रहेगी, ये आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है आपकी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, जिसको आप WPM बोलते हैं शॉर्ट में, उसका मतलब होता है वर्ड्स पर मिनट। यानी आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 मिनट के अंदर 35 वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड में, अपने मॉनिटर में, अपने स्क्रीन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, SSA शॉर्ट में बोला जाता है इसे। हम अभी क्वालिफिकेशन की बात कर लें, अगर आपके पास कोई सी भी डिग्री है, यहाँ पे देखिए एक बात और है, आपने अगर BCA करा हो, BSc करा हो, B.Ed करा हो, B.Tech करा हो, कोई सा भी बैचलर डिग्री हो, आपने अगर डिप्लोमा भी कर रखा है लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री है, यहाँ पे ईयर के बारे में भी नहीं लिखा है कि कितने साल की मिनिमम वो जो है डिग्री होनी चाहिए, ये यहाँ पे नहीं लिखा है। तो सपोज मानिए कि आपने अगर BA, BCom, BSc आपने कुछ भी कर रखा है, यानी कि आपको फुल फॉर्म बताऊं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जनरल तरीके से कर रखा हो, किसी भी कोर्स में कर रखा है आपने बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, या फिर अगर प्राइवेट भी है तो भी सही है, इंडिया का होना चाहिए, मतलब इंडिया के अंदर होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में जहाँ पे भी आप जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में वर्ड टाइप कर रहे हैं तो आपको 35 वर्ड टाइप करने आने चाहिए पर मिनट में, 1 मिनट के अंदर अंदर। उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं तो ये वेल एंड गुड रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और 30 वर्ड्स अगर आप टाइप कर लेते हैं हिंदी के शब्दों को अगर टाइप कर पाते हैं आप 30 वर्ड्स कंप्यूटर के अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर, या उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबल है, मतलब पढ़ाई के हिसाब से आप देखा जाए तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। वैकेंसी बताऊं, सबसे ज़्यादा आपकी जो है वो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो इसी में रहेगी,
सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्टीनोग्राफर अप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, साथ में कर रहे हैं तो। लेकिन अगर जो लोग स्टीनोग्राफर के लिए ही अप्लाई करना चाह रहे हैं सिर्फ, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो एसएसए के लिए भी जरूर अप्लाई करें। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एसएसए में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 2674 सिर्फ और सिर्फ एसएसए पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सब्जेक्ट टू चेंज अ कॉमन एग्जामिनेशन इज हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू वैकेंसीज इन वेरियस रीजन्स एज डिफाइंड इन चैप्टर 2 ऑफ द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। द फाइनल, देखिए जो हमारा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है जिसके बारे में हमें अभी पता लगा है, धीरे धीरे हम जैसे भी पता लगेगा पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन को। तो इसमें बोला जा रहा है कि 2674 जो है वो जो वैकेंसी है इसके लिए रहेंगे। इस पोस्ट के लिए एसएसए के लिए अ कॉमन एग्जामिनेशन इज हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट। आपके लिए एक अलग अलग रीजन में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग पूरे इंडिया के अंदर जो है अलग अलग जगहों पे इसका एग्ज़ाम होगा। उससे आपकी वैकेंसी फुल, आपकी सीट्स जो है फिल करी जाएंगी एज डिफाइंड इन चैप्टर 2 ऑफ द, जैसे कि चैप्टर 2 में इन्होंने बताया है। द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड सच रीजन वाइज। जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है जिसमें आपका नाम आता है कि आपने क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम नहीं कर लिया है, तो उसकी लिस्ट जो है वो रीजन वाइज निकालते हैं। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए दिल्ली से दिया, दिल्ली रीजन से दिया, फिर आपने मान लीजिए किसी ने हरियाणा रीजन से दिया, किसी ने पंजाब रीजन से दिया, अलग अलग रीजन होंगे, तो उन रीजन के हिसाब से जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट रीजन के हिसाब से बनती है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बताऊँ तो 18 से 27 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑन क्लोजिंग डेट एज रिलैक्सेशन एज पर रूल। आपको बोला जा रहा है जैसा कि यहाँ पे लास्ट डेट 26 अप्रैल है। अगर आप 26 अप्रैल तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 26 अप्रैल तक 27 साल के हो जाते हैं, उससे ऊपर के हो जाते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये बात आपको साफ साफ ध्यान रखनी है। वो डेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एज का देख लेना है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। पे स्केल की बात करूँ तो लेवल 5 का यहाँ पे पे स्केल है, अच्छा पे स्केल है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट जॉब है, अच्छे खासे बेनिफिट होते हैं, और पे स्केल भी काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 5। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं लेवल 5 की यहाँ पे स्केल की बात हो रही है, यानी कि आपके 29,200 रुपीज़ कम से कम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जॉब लगते ही आपके यहाँ पर। और मैक्सिमम ये जब तक बढ़ता बढ़ता जाएगा आपके काम के हिसाब से, तो ये आपका 92,300 तक मैक्सिमम ये जो है जाएगा, आगे चल के जा सकता है। तो ये इन्होंने बता दिया है यहीं पे हमें साफ। ये आपका रहा एसएसए पोस्ट के लिए। अब हम स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको बता दूं, स्टीनोग्राफर आपको सिंपल बता दिया, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, मेनली वही उनका काम होता है स्टीनोग्राफर का। स्टीनोग्राफर के लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दी गई है कि 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपने अगर सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड से, आईसीएससी यानी कि आपका जो प्राइवेट बोर्ड है एक आईसीएससी सेंट्रल में ही है वो भी, अगर आपने उससे कर रखा है, या फिर आपने दूसरे किसी स्टेट बोर्ड, जैसे कि आपका हरियाणा बोर्ड अलग होता है, पंजाब बोर्ड अलग होता है, उत्तराखंड बोर्ड अलग होता है, मेघालय बोर्ड अलग होता है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड अलग होता है, हर स्टेट वाइज बिहार बोर्ड भी अलग होता है। इस तरीके से आपके अलग अलग स्टेट के सबसे अलग अलग बोर्ड होते हैं। आपने अगर स्टेट बोर्ड से करा है, सेंट्रल बोर्ड से करा है, किसी भी बोर्ड से अगर आपने अपना 12th करा है और उसमें आप पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्किल टेस्ट नॉर्म, स्किल टेस्ट यहाँ पे देखा जाएगा। आपका डिक्टेशन, आपकी डिक्टेशन देखी जाएगी 10 मिनट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि डिक्टेशन के अंदर आपका देखा जाएगा कि 80, अगर आपको डिक्टेशन आपने करी हुई होगी तो उसके अंदर बोला जा रहा है कि आपको 1 मिनट के अंदर अगर 80 वर्ड यानी कि 80 शब्द अगर आप 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, अगर आप 80 शब्द लिख पाते हैं 1 मिनट के अंदर, डिक्टेशन अगर होती है ऐसे में, डिक्टेशन वाले केस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ट्रांसक्रिप्शन में बोला जा रहा है यहाँ पे 50 मिनट्स इंग्लिश। ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पे कुछ है, आप देख लेना इसके लिए एक्चुअल में क्या है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि 50 मिनट्स इंग्लिश और 60 मिनट्स हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर 60 मिनट आपको हिंदी, 65 मिनट्स हिंदी और 50 मिनट्स इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए आपको।
ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये होगा शायद कि इंग्लिश से हिंदी में करना, हिंदी से इंग्लिश में करना, शायद यही है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ऐसा कुछ आता है ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। स्टीनोग्राफर में सिंपल आपको 12th पास होना जरूरी है। बाकी ये सारे तो आप प्रिपेयर कर लेंगे कंप्यूटर प्रैक्टिस करके, टाइपिंग वाला सारा। वैकेंसी बता दूँ तो 185 वैकेंसी रहेंगे यहाँ पे आपके, और एज यहाँ पे भी सेम रहेगी आपकी 27 मैक्सिमम और 18 मिनिमम। तो इस तरीके से आपका एज की बात हो गई हमारी। अब वही आपका सेम डेट तक लेवल 4 की यहाँ पे स्केल रहेगी। देखिए स्टीनोग्राफर का अगर लेवल देखें तो वो आपका एसएसए के लेवल के हिसाब से उतना बेहतर नहीं होता है, बट यहाँ पे स्केल फिर भी अच्छा खासा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 25,500 रुपीज़ पर मंथ, मतलब कि पहले जो है आपको सबसे पहले बेसिक तो मिलेगा ही मिलेगा इतना, जैसे ही आपके यहाँ पे लग जाती है जॉब। लेकिन बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 81,100 रुपीज़ तक भी एक्स्ट्रा जो है मैक्सिमम जाएगा आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा यहाँ पे जो है मेरे को देखने को मिला इसमें। जो मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे स्केल बहुत अच्छा खासा है। पेमेंट ऑफ फ़ी की बात करूँ तो फॉर SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अगर आप स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, या फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या फिर आप कोई भी फीमेल कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे हर कैटेगरी की बात हो रही है। फीमेल यानी कि जो भी गर्ल्स हैं, जो भी लड़कियां हैं इस फॉर्म को फिल करने वाली हैं, भले ही वो SC हैं, ST हैं, PWBD हैं, PWD हैं, EWS से आ रही हैं, या फिर OBC से आ रही हैं, OBC NCL से आ रही हैं, या फिर जनरल हैं, किसी भी कैटेगरी में है, तो उनके लिए बिल्कुल फ़ीस नहीं है। 0 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस है। आप फ्री में जो है इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। बाकी आपके SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन, मतलब ये सारों, इन सब में आपके मेल फीमेल दोनों को जो है यहाँ पे छूट रहेगी फॉर्म की फ़ीस के लिए। एक्स सर्विसमैन आपको बता दूं, आपने जैसे कि मान लीजिए पहले कभी आर्मी में, फोर्स में आप काम कर चुके हैं, उसको एक्स सर्विसमैन बोला जाता है। उसमें अगर आप काम कर चुके हैं पहले कभी, तो उसके लिए भी आपकी यहाँ पे फीस नहीं है, भले ही आप मेल हैं फीमेल है, ये मैटर नहीं करता। अब बात आ जाती है ऑल फॉर ऑल अदर कैटेगरीज, यानी जो इनको छोड़कर जो भी कैटेगरी बची, तो वो सारे जो है उनको 700 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस जो है पे करनी है। अब इनके अलावा कौन सी जो है आपकी कैटेगरी बची, तो मैं आपको बता दूं, एक आपकी जनरल बच गई जिसमें आपका कोई रिजर्वेशन नहीं होता, एक आपकी EWS आ गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और एक आपकी OBC अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी पूरे साल की सैलरी जो है, पूरे साल की एनुअल इनकम जो है 8 लाख से नीचे है वो भी, और जिनकी 8 लाख से ऊपर भी जा रही है अगर पूरे साल की एनुअल इनकम, तो वो भी। तो ये सारे लोग जो है इनको जो है 700 रुपीज़ जो है फॉर्म की फ़ीस पे करनी है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द वैकेंसीज में डिक्रीज और इंक्रीज, रिजर्वेशन इन वैकेंसीज इज एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो रूल है। द लिंक फॉर ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन्स एक्टिव फ्रॉम 27 ऑफ मार्च से लेके 26 अप्रैल तक ये रहेगा। The complete details regarding vacancies, online application, selection process, general instruction, etc. are available online on website www.epfindia.gov.in। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इनकी जो गवर्नमेंटल वेबसाइट है EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हालांकि ये जो आपकी वैकेंसी दिख रही है यहाँ पे, ये आपकी बढ़ घट सकती हैं। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमने ऊपर यहाँ पे नोटिस में वैकेंसी आपको बताए हैं वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर बढ़ेंगे तो 3000 से ऊपर पहुँच जाएंगे, और अगर घट सकते हैं तो यहाँ पे कुछ 100-200 का फ़र्क देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि इतना ही बढ़ता घटता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़र्क नहीं आता है इतना। तो मेनली आप इसी को जो है एक तरीके से मेन मान के चलिए कि आपके इतने वैकेंसी रहेंगे। वैकेंसी की बात हो गई, हमारी सारी डिटेल हो गई है। 27 मार्च से ही जो है ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगा, आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। बट लास्ट डेट याद रखनी है आपको, 26 अप्रैल है। 1 मंथ का समय है, आपको इसके अंदर अप्लाई कर देना है। और रही बात बाकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन और बाकी सारा कुछ वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि हम डिटेल नोटिफिकेशन अलग से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसको लेकर सिलेबस और बाकी सारा कुछ अलग से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है मेनली, कि आपके लिए नोटिफिकेशन था, एक नोटिस था, शॉर्ट नोटिस आपके जॉब के अपडेट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा हमारा मेनली। अब हम नए वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।